10 क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस पार्ट है पॉलिटिकल साइंस अर्थात कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और खंड है इसका राजनीति विज्ञान। तो मैंने फर्स्ट डे को आप लोगों को पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था इसमें पता होगा आप सबको। भारत के संविधान का निर्माण। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, पहला हेडिंग था। दूसरा में क्या बतलाया था मैं, राजनीति विज्ञान में राज्य किसे कहते हैं। फिर तीसरा बिंदु में बतलाया था भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। फिर चौथे में बतलाया था संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। और संविधान सभा वाद विवाद के बारे में बतलाया था। आज पढ़ेंगे 1.2। आज का हेडिंग है भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। देख लो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विचार जोड़े गए। संविधान की उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देख लो हेडिंग क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। तो किन बातों को रखा गया है प्यारे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इन सारी बातों को क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। सामाजिक अर्थ, मानव एक स्थान में निवास करते हैं, उसको मानवीय समाज कह सकते हैं। इस समाज से आशय नहीं है कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। मानव समूह अर्थात मानव समाज। और जो जीवधारियों का है वो अलग समूह में आता है। फिर देख लीजिए आर्थिक, तो
अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी। राजनैतिक न्याय तो राजनीति के अनुसार। उपासना की स्वतंत्रता, पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अवसर जानते हैं क्या कहना चाहिए? किसी को किसी कार्य के लिए चुना जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को अवसर उपलब्ध हो गए। और साथ में कहा है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। भारत एक है, हालांकि यहाँ अनेक राज्य हैं और अनेक राज्य एक केंद्र में मिलकर के देश बने हैं, इसीलिए इसको गणराज्य कहा जाता है। राज्यों का गढ़ है यहाँ भारत, ठीक है। तो इन सारी बातों को भारतीय संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित किया गया है। इस उद्देशिका के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या था। यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तथा हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब इसमें कहा गया है। अब देखेंगे मूल एवं आदर्श। उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता के वे अभिलाषाएं जो भारतीय पुनर्जागरण जानते हो, सोए हुए को फिर से जगाना, अर्थात अंधकार को प्रकाश का मार्ग दिखाना। क्या कहलाता है? पुनर्जागरण कहलाता है। तभी तो क्या है, हमारा देश दूसरे देश का क्या था? गुलाम। जब लोग जागे, लोगों में ज्ञान जागृत हुई, तब क्या है, उस प्रथा का विरोध किया, गुलामी प्रथा का, दास प्रथा का, और उसे यहां से उखाड़ फेंके और अपने देश को स्वतंत्र किया। तो ये है पुनर्जागरण। स्वदेशी आंदोलन अर्थात अपने देश के हित के लिए आंदोलन करना, क्रांति करना। मजदूरों व किसानों के आंदोलन, मजदूरी सुधार हेतु और किसानों की स्थिति सुधार हेतु क्या करना? आंदोलन करना। सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, असहयोग आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आजाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक आंदोलनों की भावनाएं। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांति से राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव गरिमा का भाव लिया गया है। आइए उद्देशिका के मूल्य व आदर्श को विस्तार से समझें। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। यह वाक्यांश वी द पीपल ऑफ इंडिया अर्थात समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है।
हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है, वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाया है। अतः जनता की इस देश की सर्वोच्च शक्ति है। यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। पहला, संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के स्वतंत्र की स्थापना करते हैं। देख लो, संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसका? लोकतंत्र। संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। लोकतंत्र अर्थात जनता का समूह, लोगों का ऐसा संगठन जो अपने मत के अनुसार सरकार का चुनाव कर सके, उसको अपने हित के लिए या समाज के हित के लिए कार्य करवा सके। ऐसे समूह क्या कहा जाता है? लोकतंत्र। दूसरा है संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं और यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। तीसरा है लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित है। देख लो, अंगीकृत अर्थात मान्यता देना, अधिनियमित स्वरूप, अधिनियमित कानून का स्वरूप देना और आत्मार्पित अपने आप को देना। ये होता है मीनिंग। अंगीकृत माने मान्यता देना, अधिनियमित माने कानून का स्वरूप देना और आत्मार्पित माने अपने आप को देना। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में प्रस्तावना यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। भारतीय संविधान का आधार कौन है? तो जनता। ऐसे लिखना है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित करती है। संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था और उसे आबादी के केवल 10% लोगों द्वारा चुनी गई विधायिकाओं ने चुना था। तो क्या आपको यह कथन कि हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं उचित लगता है? संविधान सभा ने किन तरीकों से यह सुनिश्चित किया कि भारत के सभी लोग संविधान निर्माण में सम्मिलित हो? प्रभुत्व संपन्न। यह किसी बाह्य शक्ति जैसे कोई दूसरा देश से स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंदर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है। सुन लिए, विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, इसमें क्या है? जनता का जो राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है, उनके ऊपर अन्य कोई शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। यह कथन महत्वपूर्ण था क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो रहा था। तो ये है प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर कहा गया है आंतरिक नीति, अर्थात देश के अंदर की जो नियम कायदा कानून है उसी को कहा गया है आंतरिक नीति। इनमें से किसके पास संप्रभुत्ता है? कारण सहित बताएं।
संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, छत्तीसगढ़ की विधानसभा और मुख्यमंत्री। तो किसके पास है? ये प्रश्न है, इनमें से किसके पास संप्रभुता है? कारण सहित बताएं। तो देख करके बनाना, लिखना। समाजवादी, अब दूसरा पॉइंट क्या है? समाजवादी। यह अवधारणा 1977 में जोड़ी गई। इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में। इनमें से समाजवाद के निकट क्या है और क्या नहीं? भारतीय रेल, कल्लूलाल एंड चंपालाल उत्खनन कंपनी, मनरेगा, सरकारी अस्पताल, ग्लोब इंटरनेशनल स्कूल, रेशम उत्पादक सहकारी समिति, महिला व पुरुष को समान वेतन। प्रश्न क्या है? इनमें से समाजवाद के निकट क्या है और क्या नहीं, अलग करना है। जो समाजवाद के क्या है, निकट है, उसको एक साइड में लिखना है और जो नहीं है उसको एक साइड में लिखना है। पंथ निरपेक्ष। भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं व कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने या न मानने की स्वतंत्रता रहेगी। इसीलिए तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वेशभूषा आदि के लोग निवास कर सकते हैं और अपने धर्म को मान सकते हैं। सभी को अपने धर्म को मानने की आजादी है, स्वतंत्रता है। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। राज्य सामान्यतः किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, मगर जहां सार्वजनिक शांति व्यवस्था या नैतिकता या स्वास्थ्य प्रभावित होता है वहां राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा, नर बलि प्रथा या विवाह की उम्र आदि में सरकार कानून बना सकती है। सती प्रथा पता होगा आप लोगों को, पहले युग में यह प्रथा प्रचलित था, इस युग में तो नहीं। क्या होता था? पतिव्रत स्त्री पति के देह त्यागने के पश्चात जब उसका दाह संस्कार किया जाता था तो उसके चिता में जाकर के वह भी लेट जाती थी। इसी को कहा गया है सती प्रथा। नर बलि आप लोग सुने होंगे किस्से में, कहानी में या किसी गांव के हकीकत घटना के बारे में सुने होंगे कि लड़का बच्चे को चोरी करके ले जाते थे और क्या करते थे? कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, उसका बलि दे दिया करते थे। तो इन सारी प्रथा पर क्या हो सकता है? सरकार द्वारा कानून बनाया जा सकता है। भारतीय समाज के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का यह भी अर्थ निकाला जाता है कि एक बहुधर्मी व बहुपंथी देश के नागरिक होने के नाते वे सभी धर्मों व आस्थाओं के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का व्यवहार करेंगे।
अपने धर्म का प्रचार करते समय या किसी भी धर्म की विवेचना करते समय दूसरे धर्म के प्रति आदर का भाव रखेंगे और किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखेंगे। आप इनमें से किसको पंथ निरपेक्ष नहीं मानेंगे। सरकारी दफ्तर में पूजा पाठ का आयोजन, सती प्रथा व अस्पृश्यता उन्मूलन कानून बनाना, राष्ट्रपति किसी धर्म विशेष का ही हो ऐसा कानून बनाना, शहर में धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी लगाना, सरकारी नौकरियों में सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देना, सरकारी दफ्तरों में सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन, सभी धर्मों का अध्ययन करना, किसी धर्म विशेष के लोगों को अपना घर किराए पर न देना, यह मानना कि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, अपने धर्म का विधिवत पालन करना, विभिन्न धर्म के लोगों से दोस्ती करना। प्रश्न क्या पूछा है, आप इनमें से किसको पंथ निरपेक्ष नहीं मानेंगे। अर्थात जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताए और दूसरे धर्म को अश्रेष्ठ बताए, क्या ये पंथ निरपेक्षा के अंतर्गत आता है? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न वही। अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक, वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती है, निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायी पूर्ण कार्य करते हैं। बहुदलीय प्रणाली विधि या कानून का शासन स्वतंत्र, निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र और टीवी चैनल लोकतंत्र के घटक है। वह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो लोकतंत्र कहलाती है। सुन लिए, लोकतंत्र किसे कहा जाता है तो आना चाहिए। अभी जो सुनाया हूं वो सब लोकतंत्र है। अब गणराज्य, वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे कि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता है, वह गणराज्य कहलाता है। पहले समय में क्या होता था प्यारे, राजा का बेटा राजा और प्रजा का बेटा प्रजा, अर्थात पहले युग यही था। जो सरकार हुआ करता था उसका पुत्र क्या होता था, सरकार होता था। किंतु जब से लोकतंत्रात्मक नियम कानून बना है तब देख लीजिए राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत ना होकर के चुनाव के माध्यम से हो, वही क्या है, गणराज्य है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन जापान जैसे अनेक देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अतः वहां लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं। वे संवैधानिक राष्ट्र नहीं है। गणराज्य में जनप्रतिनिधि प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होता है, जबकि राजशाही में राजा का स्थान विशेष होता है। प्रश्न है, म्यांमार में एक लंबे समय तक सेना प्रमुख ही राष्ट्रपति बनते थे, क्या वह लोकतांत्रिक था, क्या वह गणराज्य था? सेना प्रमुख को क्या बनाया जाना, राष्ट्रपति बनाया जाना। मुझे तो नहीं लगता कि वो लोकतांत्रिक और गणराज्य। हमारे संविधान में सर्वप्रथम यह कहा गया है कि हम किसी तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। किस तरह का राज्य स्थापित करना चाहते हैं? जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसमें संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में हो,
और असमानता न हो, समाजवादी जो किसी धर्म पर आधारित न हो, पंथ निरपेक्ष, जिसमें शासन लोगों की इच्छा अनुसार चले, लोकतंत्रात्मक, जिसका शासन प्रमुख वंशानुगत न हो, गणराज्य। इसके बाद वह बताया गया है कि यह राज्य हमने किस लिए बनाए, उसके सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता दिलाने तथा उनके बीच बंधुत्व या भाईचारा मजबूत करने के लिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ये बिंदु मैं कल पढ़ाऊंगा। अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूं, ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श।